Hello everyone, welcome to Supreme History online classes. This is भूपेन सिंह। बेटा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज जो कि इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है उसका जो है पहला पार्ट मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। कैसे क्लासीफाई किया, कौन कौन से साइंटिस्ट उसमें थे, सारा डिटेल में हमने कर लिया। जो आज पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको डिजाइन किया था बोर्स ने, ठीक है, रैंग वर्नर ने, वो कर लिया। उसके बाद जो है उसमें दूसरा पार्ट जो हमने बताया था वो था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप देख ही रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मुझे देखना है, तो पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके पहले हम सब जो है कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं या समझने हैं। अगर ये आता है आपको तो ये प्रॉपर्टी आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाओगे या पकड़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब 1 बाय 1 हमको करना है। बट ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानना जरूरी है। ये नहीं जानेंगे समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। पहला, अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई थी कि पीरियोडिक या पीरियोडिसिटी ये क्या होता है। तो पीरियोडिक वो होता है जो एक टाइम या फिक्स टाइम इंटरवल पे रिपीट हो, समझ रहे हैं आप। एकदम फिक्स हो कि 2 घंटे बाद वो फिर आएगी तो 2 घंटे बाद आएगी। कहीं भी कोई भी चीज़ अगर एक टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है तो वो पीरियोडिक बोली जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हम आपको एक घंटा आप मार दें और फिर आप देखते ही रहें, तब तक 2 मिनट बाद फिर एक घंटा आप मार दें। हर 2 मिनट पे एक घंटा आपको मार रहा हूँ मैं, समझ जाओ आप कि वो क्या है, पीरियोडिक घंटाप है, समझ रहे हो आप। तो कोई भी XYZ चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो फिजिक्स में ही पीरियोडिक होती है, केमिस्ट्री में ही पीरियोडिक होती है। XYZ कहीं भी पीरियोडिक हो सकती है, बस वो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करना चाहिए वो, ठीक है। तो पीरियोडिक यानी वो प्रॉपर्टी जो एक फिक्स या टाइम इंटरवल या कितने एलिमेंट्स के बाद रिपीट हों, उसी को हमें स्टडी करनी है, ठीक है। पीरियड और ग्रुप है ये मैंने जो बनाया है, ऐसे बार बार मैं बनाऊंगा यहाँ पे। तो एक बार आप पीरियड को शार्ट में हम सब PD लिखते हैं, ठीक है। तो और ग्रुप को GP लिख देते हैं। तो ग्रुप हो जाता है टॉप टू बॉटम और पीरियड हो जाता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में 5 पॉइंट्स हमको समझने हैं। आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। तो आपको सबको पता है कि पीरियड नंबर, सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेम। पीरियड नंबर, सेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर सेम। जितने ही सेल होंगे उतने पीरियड होंगे, उतने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे। तो जो भी पीरियड का एलिमेंट होगा उतना ही सेल होगा और सेम होगा, क्योंकि पीरियड में ही आप चल रहे हो। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। आप देखो उधर लेफ्ट से राइट जाओगे तो 1 बाय 1 करके इंक्रीज करता जाएगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज 1 बाय 1। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो होता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेज 1 बाय 1। मैंने लिख लिया, इसलिए कुछ बच्चे नहीं समझते हैं इस बात को। अब कोई ये कह सकता है कि सर बताइए कहीं और भी प्रोटॉन होता है क्या? न्यूक्लियस में होता है, यानी प्रोटॉन आपने कह दिया, ये अंडरस्टूड है कि न्यूक्लियस में ही होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो ये बात भी पूरी मैंने लिख ली है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेज 1 बाय 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल इंक्रीजेज 1 बाय 1। 4th पॉइंट, ठीक है। बैलेंस सेल में 1 बाय 1 करेगा। जैसे पहले आप थे फर्स्ट ग्रुप में तो S1 सारे में आ रहा था। फिर आप आओगे सेकंड ग्रुप में जो को आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है, S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप, तो उसमें आओगे तो S2 मिलेगा। फिर P ब्लॉक में आओगे तो P1 मिलेगा। जैसे बोरान फैमिली में P1, कार्बन फैमिली में P2, नाइट्रोजन फैमिली में P3, ऑक्सीजन में P4, फिर हेलोजन में P5, फिर 0 ग्रुप में P6 हो जाता है। तो कहने का मतलब सब तो बढ़ रहा है 1 बाय 1 नहीं, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इंक्रीज करता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर। और 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल। सबसे बाहर जो होगा, आउटर मोस्ट होगा, दैट इज बैलेंस सेल, और सबसे अंदर न्यूक्लियस। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बढ़ेंगे कि कांस्टेंट रहेंगे। जब सेल ही कांस्टेंट कर दिया आप तो कहाँ से बढ़ेगा भाई?
सेल में ही बढ़ता है इलेक्ट्रॉन, जब सेल ही फिक्स है पीरियड में तो कैसे बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल रिमेन सेम। ओके, जो ये 5 पॉइंट आपने चेंजेस देखे हैं कि पीरियड में क्या चेंज हो रहे हैं, और वही विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप भी देखना है क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्रुप में देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज 1 by 1, बिल्कुल नीचे जाने पर आप देख रहे हो 1 सेल 2 सेल ऐसे बढ़ती जाती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज रैपिडली, बिल्कुल लिथियम का 3 था, फिर सोडियम का 11, फिर पोटेशियम का 19। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीजेज रैपिडली, ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर और वो दोनों एक ही बात है। फोर्थ पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल रिमेन सेम, यस, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि S1 अगर है तो सारे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी में S1 आएगा, भले वो n बदलता जाए 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, बट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में सेम रहेगा बेटा। फिर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बैलेंस सेल एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज रैपिडली, यस, क्यों, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ता जाता है। यहाँ पे सेल बढ़ रही है और सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट और सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं और रैपिड होते हैं 1 by 1 नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें लगता समझ गए। इस पॉइंट को अगर आप अपने साथ रखोगे, अगर ब्रेन में आप अपने रख रहे हो इस पॉइंट को, तो सोचने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। जो अभी चल रहा हूँ आगे कराने, उसको आप बहुत क्विक जो है समझ पाओगे, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं आगे, आइए। यस बेटा, आइए जरा देखते हैं हम सब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बातें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या शार्ट में इसी को बोल दिया EMC, इसी को शार्ट में बोल दिया गया EMC, शार्ट में EMC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ये है क्या, इट इज ओवरऑल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट, एक बार फिर से रिपीट करें, इट इज ओवरऑल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं समझ गया ये क्या है, बस केवल और केवल कूलॉम्स लॉ है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये बैलेंस वाला सबसे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो हैं, दो के बीच का डिस्टेंस है जिसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हो R, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसका फार्मूला आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। क्या फार्मूला लगाओगे भाई, एक फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, कूलाम्स अंकल ने दिया था फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में आप पढ़ते हैं कि किसी दो भी चार्ज के बीच में, चाहे वो रिपल्सन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन, सेम होंगे तो रिपल्सन। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, यानी Q1 Q2 जो होता है डायरेक्टली और R होता है इनवर्सली। तो R ये हो गया, R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा, और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखा गया ओवरऑल अट्रैक्शन। ओवरऑल का मतलब ये हुआ कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस के अलावा जो अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो अट्रैक्शन यहाँ कर रहे हैं, और वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। मतलब एक अट्रैक्शन एक रिपल्सन और अंदर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इनको रिपेल कर रहा है और इनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज है तो वहां भी तो लगेगा। तो ओवरऑल या फाइनली या सारा रिजल्टेंट जो आता है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। मतलब जेड तो है ही बहुत, समझ रहे हैं आप, जैसे 100 काला जाम है लेकिन हमको 10 ही काला जाम खाने को मिला है, तो इफेक्टिव क्या रहा हमारे लिए, केवल 10 काला जाम, 90 तो वेस्टेज रहा, केवल देखने के लिए हमने देखा ट्रे में रखा हुआ है, बट हमारे लिए इफेक्टिव रहा है क्या, 10 काला जाम्स। तो वही स्थिति यहाँ पे यही है, 100 का न्यूटन का फोर्स लग सकता है, बट जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल कर रहे हैं और ये इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें सारे में गुत्थिम गुत्था हो रहा है। तो इस गुत्थिम गुत्था में जो ओवरऑल बच पाएगा इनकी 100 न्यूटन फोर्स में, वो पता लगा 20 न्यूटन फोर्स है, तो जेड इफेक्टिव विल बी 20 न्यूटन। तो इसलिए हमें ये देखना है कि ओवरऑल अट्रैक्शन क्या है।
और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं कि ये इनको रिपेल कर रहे हैं और इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जो है स्क्रीनिंग का काम करते हैं। क्या? स्क्रीनिंग, शील्डिंग, दो नाम है इसका, चाहे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हो आप, चाहे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हो। स्क्रीन का मतलब होता है एक पर्दा, एक चद्दर, कुछ भी ऐसा कि जो एक कवच का काम करे, स्क्रीन का काम करे। हमारे ऊपर एक बनियान पहना है, फिर टी शर्ट पहना हमने, फिर इसके ऊपर कोई साल वगैरह भी ठंडी होती तो स्वेटर भी पहना होता मैं, ठीक है, और उसके बाद साल भी ले लिया, कैप भी लगा लिया, बहुत सारे पर्दे आ गए। तो हमारे जो अंदर स्किन होगी उस पर आप डायरेक्टली टच नहीं कर पाओगे। पहले साल फटेगी, फिर स्वेटर फटेगा, फिर टी शर्ट, फिर अंदर का बनियान, ऐसे करते करते। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। स्क्रीन का सीधा मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो है बहुत सारे चद्दर हैं, बहुत सारे चद्दर, उनको आपको हिट करना अगर है, न्यूक्लियस तक जाना तो सबको फाड़ना पड़ेगा, सबको कटना पड़ेगा, ठीक है। और ये जैसे राजा महाराजा युद्ध में सैनिक उनके लड़ते थे तो उनके पास ढाल होती थी बेटा, तो ढाल एक हाथ में तलवार, एक से मारते थे और दूसरे से रोकते थे, शील्ड उसको बोलते थे, या स्पोर्ट में शील्ड मिलती है। तो उसका ये है कि वो एक जो है आपका शील्ड का मतलब होती है कि एक कवच का काम कर रही है, रोक रही है, आपको बचा रही है किसी चीज से। तो वैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। तो इनका जो ओवरऑल पावर होगा, क्योंकि ये इनको रिपेल कर रहे हैं, तो कितने ताकत के साथ रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये खींचने में लगा है, ये रिपल्सन में लगे हुए हैं। तो जो ओवरऑल इनका बचेगा, इसको माइनस करने के बाद उसी पावर से ये खींच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई धक्का दे रहा है, हम उसको खींच रहे हैं, और कोई धक्का दे रहा है तो हमको तो धक्का देने वाला और प्लस उसको दोनों के बराबर ताकत लगानी पड़ेगी, और उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब हम कर पाएंगे। सेम वही किस्सा यहाँ पे हुआ, वही कहानी यहाँ पे चल रही है, ठीक। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे। अभी भी हमने कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं किया है या स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम केवल उसके लिए तैयार हो रहे हैं। सब्जी बनाना है तो सारा मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी गैस नहीं जला, अभी सब्जी कढ़ाई में नहीं पड़ी है। तो आगे स्टार्ट करें हम सब। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। ये हमें लगता है कि आप समझ गए हैं कि क्या बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये थोड़ा सा है, बढ़ेगा। हमने लिखा है, आप देखिए, इंक्रीजेज, सही से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EMC यानी इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि पीरियड में अभी आपको बताया मैंने कि नंबर ऑफ सेल सेम होता है, नंबर ऑफ सेल रिमेनिंग सेम। अगर सेल सेम है तो R जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बोलो अब, Q1 Q2 तो वही है, R भी सेम है, तो कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि जो है ये न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ताकत बढ़ रही है। यहाँ पे जाने पे डिक्रीज करता है बिकॉज R बढ़ने लगता है। R बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। हाँ, प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, बट उतना जितना ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है, दूरी इन्वर्सली है, इसलिए जो है ओवरऑल जो इफेक्ट है वो यही आता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से, ठीक। पीरियड में इंक्रीज करता है। ओके, अब आइए जरा देख लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके बेटा, आइए जरा देखते हैं फिर से कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग, शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक ही है, कोई भी एक नाम लेके चलिए, बार बार दो नाम कैसे हम लेके कंटिन्यू चलेंगे। तो हमें देखना है स्क्रीनिंग और शील्डिंग के बारे में। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा क्या है, अभी मैंने आपको हिंट किया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ जरा देखिएगा आप, इसमें ये बार बार इस चैप्टर में मुझे ये बनाना पड़ता है बिकॉज एटम का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। तो एटम को अगर समझना है तो हमें बार बार ये बनाना होगा और इसी से सारा आंसर हम निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस और बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको ये रोकता है या अवरोध बनते हैं। इतने लोग को जलन हो रही है कि क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो आप? जलन हो रही किसको? इसको, न्यूक्लियस को, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये सारे लोग जलन कर रहे हैं। तो जलन का जो वेटेज है, जलन का ओवरऑल टोटल
जलन है वो आपको निकालनी है, या टोटल वो ताकत जो रोक रही है वो निकालना, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, वो ताकत जो इसको अट्रैक्ट करने में न्यूक्लियस को रोक रही है उसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसीलिए मैंने डिफाइन किया है टोटल रिपल्सिव फोर्स डेवलप बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल। न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल के बीच में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका टोटल रिपल्सिव फोर्स इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट, दे डिक्रीजेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ठीक, पीरियड में बेटा कोई चेंज नहीं होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज नंबर ऑफ सेल सेम होती है। बिकॉज आपने कहा था सेल नंबर, पीरियड नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तीनों के तीनों सेम होते हैं। तो पीरियड सेम, सेल सेम, सेल सेम तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सेम। ठीक, नो चेंज। अगर ग्रुप में जाओगे तो सेल का नंबर इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम सेल का नंबर बढ़ता है। सेल का नंबर बढ़ेगा तो ये जलनखोर लोग बढ़ जाएंगे, जलनखोर लोग बढ़ जाएंगे तो फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम, समझ रहे हैं आप? यानी 7th पीरियड में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी, सबसे ज़्यादा शील्डिंग होगी। ठीक, तो ये दो चीज़ें हमको जानना जरूरी है प्रॉपर्टी के पहले, बिकॉज इन्हीं के हेल्प से हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप में और पीरियड में क्या क्या बिहेव करेगी या क्या क्या बिहेवियर शो करेगी। ठीक, आगे चलते हैं हम सब। एटॉमिक रेडियस पहली प्रॉपर्टी है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा एटॉमिक रेडियस। इसके पहले स्टार्ट करें बेटा, जरा देख लीजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक पॉइंट और छूट गया है, एस पी डी एफ। ये 4 सब सेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में इलेक्ट्रॉन, पी में, डी में, एफ में। तो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो ज्यादा जलन करता है या ज्यादा स्क्रीनिंग देता है? जरा देखिए, एस का इलेक्ट्रॉन, ये एस पी डी एफ सबके मैंने लिख दिए हैं। एस पी डी एफ में कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉन है ज्यादा जो है स्क्रीनिंग करेगा? तो सबसे ज्यादा पास में होता है यस का और सबसे दूर में एफ। तो सबसे पावरफुल स्क्रीन करता है यस। ये है बेटा स्क्रीनिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, आइए चलते हैं अब, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब हम चलेंगे एटॉमिक रेडियस पे। ओके बेटा, आइए देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। एटम का रेडियस कैसे लोगे आप? किसी गोले का रेडियस समझ लो आप। ठीक है, अच्छा, एटम का रेडियस के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। कुछ चीजों का मतलब हम ये है कि एटम क्या है, या एटम आपके दिमाग में जब एटम पढ़ते हो तो क्या रफली आप पढ़ रहे हो क्या? एटम को समझो, थोड़ा फील करो। ऐसा एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जाओगे तो वो फील कराते हैं कि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाए, आपके ब्रेन में एक पिक्चर बन रही हो। वो पिक्चर क्या है कि कोई ऐसा गोला बन जाए जो आपको समझ में आए कि यार एटम ऐसा होगा। एटम ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी पार्टिकल है जो टूट नहीं सकती, जो इंडिविजुअल है, अनकटेबल है। तो ये थोड़ा सा, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके सब पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, पढ़ते आ रहे हैं कब से, 9th क्लास से, 8th क्लास से यही बातें चल रही हैं। बट फीलिंग जो है वो अटैच नहीं होगी तो ज़्यादा क्लियर नहीं होगा और ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रुकेंगी नहीं। पहले हमको क्लियर करना होगा कि क्या एक्चुअली होता है ये। तो पहले मैंने देखा इसमें कि जो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप 5 किलोमीटर का रेडियस बनाइए, 5 किलोमीटर रेडियस का एक स्टेडियम बनाइए। ठीक है, एक स्टेडियम बनाना है जिसका रेडियस 5 मीटर नहीं 5 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, आप हल्के में मत लेना। तो 5 किलोमीटर रेडियस का बहुत बड़ा सा स्टेडियम बनेगा। उस स्टेडियम के सेंटर पे क्रिकेट की बॉल, वॉलीबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं, ठीक है, बड़ा वाला नहीं रखना आपको, छोटा सा क्रिकेट वाला बॉल रखना है सेंटर पे। दैट क्रिकेट बॉल इज सिमिलर टू न्यूक्लियस। ठीक है, ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर आपके दिमाग पे बन रहा है,
ऐसा गोला बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो पूरा एटम गोला है ना। तो ये जो एटम है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है। थोड़ा सा पार्ट है क्रिकेट की बॉल, वो एकदम कॉम्पैक्ट है, सॉलिड है, और उसी में सारा आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इस खाली पार्ट में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ये जो एनसीईआरटी लिख रही है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में कुछ ये आ गया होगा कि क्या है। फिर भी ये बात आप रखो कि इतनी सब समझने के बाद अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, बहुत सारे एटम्स गिर गए, मतलब नेक्ड आई से हमको आइडिया नहीं लगा कितने मोल्स या कितने करोड़ों अरबों एटम्स गिर गए, और एक एटम में इतनी बड़ी स्थिति है, समझ रहे हैं आप। तो ब्रह्मांड के पार्टिकल की ताकत आप समझ गए होंगे कि जो ये हमारा नेचर है इसमें एक एक पार्टिकल्स में क्या क्या खूबियां हैं, बताओ आप। इसके अंदर ये व्यवस्था है कि अरबों गिर गए और एक के अंदर ये खजाना छुपा हुआ है। तो उसको मुझे समझना है, थोड़ा सा फीलिंग के साथ समझना है, तो ज़्यादा मज़ा आता है, हमको इंटरेस्ट बढ़ जाता है हमारा सब्जेक्ट में। तो उन्होंने बोला और निकाला, या आप भी जानते हो कि रेडियस ऑफ एटम क्या होगा या किस आर्डर का होता है, और न्यूक्लियस का रेडियस का क्या आर्डर होता है, ये थोड़ा सा आ जाए मुझे तो मैं समझूंगा कि आप उसके डिजाइन के बारे में या उसकी जो साइज है उससे थोड़ा आइडिया लगाएंगे आप। देखिए बेटा, ये सब कुछ जानना जरूरी है, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये दो डाटा आप ध्यान रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा, बार बार ये मिलता रहेगा, एक बार पकड़ के रखो आप इसको। एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का, न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का, ये होता है। ठीक है, एटम और न्यूक्लियस के जो रेडियस हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो रेडियस हैं ये रेडियस बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे नहीं, महा छोटे हैं, समझ रहे हो आप। इसको आप 10⁻10 क्या होता है बताओ यार, मीटर 10⁻10, 10⁻10 मतलब आप बताओ इतना कपड़ा आप ला सकते हो क्या? कुछ नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हो आप। और इसकी मेजरमेंट, इसके रेडियस का मेजरमेंट करने आप चल रहे हो, हेडिंग पड़ी हुई है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एटम का एक डिजाइन या साइज आपको आइडिया मिल गया कैसे होता है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिर ये बात आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो इसके लिए पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, डिफाइंड ओनली फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड सिंगल गैसियस एटम, एक गैसियस में जितना एक्सपेंशन होगा हो जाएगा, सॉलिड में ऐसा नहीं कि सॉलिड लिक्विड में छोटा कर दिया साइज आपने, नहीं, फुल एकदम गैस फॉर्म में लीजिए, जितना आना है उसका आ जाए, इससे ज़्यादा बड़ी औकात नहीं होगी या रेडियस इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो ये कर लिया आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो ये आपको बता दिया, ये एटम, न्यूक्लियस और बैलेंस के बीच का गैप हो गया। अब ये देखिए दो एटम रखे हुए हैं, मैंने बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है मैंने, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा ये बहुत ही परफेक्ट डिजाइन तो नहीं बनी है, लेकिन आप समझो कि अच्छा बना है तब भी नहीं। तो इस एटम में देखिए, अब इसके पहले, इस डायग्राम के पहले आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे चींटी ने कहा कि मुझे जो है जाना है, जो है शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है। चींटी फंक्शन में जा रही है तो नया ड्रेस पहन के जाएगी, और नया ड्रेस पहनेगी तो वो गई टेलर के पास, बोली मुझे नया ड्रेस चाहिए और बनाइए मेरे लिए, और डिजाइन जो लेटेस्ट डिजाइन चल रही है, नाप वगैरह ले लीजिए आप। तो चींटी का नाप जो है टेलर कैसे लेगा आप बताओ? अगर हम सब लेंगे, हम सब बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चींटी का ड्रेस चींटी ही बनाए,
और क्या, साइज ही इतनी छोटी है कि कोई ले ही नहीं पाएगा। सपोज करिए अगर आपको चींटी की लेंथ लेना है कि कितने एमएम का होगा, कितना क्या होगा, जो भी है बहुत छोटा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही उसकी लंबाई, हम नेक डाई से देख ले रहे हैं। तो मैंने 10-20 चींटियों को एक साथ खड़ा कर दिया, या जा रही हैं चींटियां एकदम टच करते हुए, तो उनकी 20 चींटियों की लेंथ मेजर करना हमारे लिए इजी है, 50 चींटियों की मेजर करना इजी है। 50 चींटी का मेजर करने के बाद लेंथ 50 से डिवाइड कर लिया तो एक एक चींटी की लेंथ आ गई, ठीक है, या चींटे की लेंथ आ गई, कुछ भी हो बहुत छोटा है तो हमने जोड़ दिया उनको कई लोगों को, और लेने के बाद उतने नंबर से डिवाइड करके एक सिंगल का निकाल लिया। ये मैंने एक तरीका लगाया, इसमें एरर बहुत ही भयानक है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो बहुत भयंकर एरर मिलेगी, नहीं प्रिसाइज तो है ही नहीं ये। अब उसमें ये तो तरीका मैंने निकाला, अभी तो और आगे चलेंगे। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे किया, एटम छोटा है तो इनको मैंने दो लोगों को जोड़ा, दोनों जोड़ के दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस की डिस्टेंस के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, उनको ले लिया, उनको उनकी जो डिस्टेंस आएगी उसको हाफ कर दीजिए, दैट विल बी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो ये मैंने लिखा है रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू हाफ इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन लाइक एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। हाँ, आगे ये जो मैंने लिख दिया है लाइक एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, लाइक का मतलब हो गया सेम नेचर के होना चाहिए, हाइड्रोजन के 2 एटम जोड़िए, क्लोरीन के 2 एटम जोड़िए, फ्लोरीन के 2 एटम जोड़िए, हीलियम के 2 एटम जोड़िए, कोई भी एटम हो दोनों सेम होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन कर दोगे HCl, तो एक Cl का कुछ होगा, हाइड्रोजन का कुछ रेडियस होगा, तो फिर गड़बड़ आपको मिलेगा हाफ करने पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि रेडियस दोनों सेम एटम होंगे तभी रेडियस उसका निकल पाएगा। और एडजेसेंट अगल बगल रखे गए, अगल बगल ऐसे कि टच करने चाहिए, ठीक है, टच करने चाहिए। एडजेसेंट बॉन्डेड, बॉन्डिंग होगी तभी टच करेंगे। आप बताइए जब तक बॉन्डिंग नहीं होती तब तक एक लोग दूसरे को टच कैसे करते हैं? कोई ना कोई बॉन्डिंग होती है तभी हाय हेलो आप करते हो कि नहीं करते हो? कभी आप 5 साल पहले मिले तभी पार्टी में आपने देखा हो चिंटू हाय ऐसे कर देते हो, तो कहने का मतलब कोई ना कोई बॉन्डिंग है, भले ही वो बहुत ही सुपरफिशियल बॉन्डिंग हो बट है। तो ये बॉन्डिंग बॉन्डेड आइटम में निकालते हैं। इसीलिए हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ लोग जुड़ते हैं, तो हमें पता चला जहाँ बॉन्डिंग होती है वहाँ लोग जुड़ते हैं, तो मैंने उसका बेनिफिट लिया, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में, मेटैलिक बॉन्ड में, ये सब हमने रेडियस निकाले, ठीक है। तो हमारे रेडियस के भी कई टाइप हो जाते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटैलिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बिहाफ पे किया। आयनिक बॉन्ड या आयनिक रेडियस क्यों नहीं होता? तो आयनिक बॉन्ड बेटा जो होता है वो डिफरेंट टाइप आइटम में होता है, सेम में नहीं होता। आप देखो कभी सोडियम सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाएंगे क्या? नहीं, ये सब सेम आइटम नहीं बनाते, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेम आयनिक का कोई आयनिक रेडियस नहीं बोलता, ठीक है। आइए जरा देखते हैं फिर आगे हम सब एक एक करके हम सब देखेंगे टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस में, कोवेलेंट रेडियस, मेटैलिक रेडियस, ये ओके। आइए ओके बेटा, आइए जरा देखते हैं हम सब कोवेलेंट रेडियस। जैसा अभी हमने बताया आपको कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस में पहला कोवेलेंट बॉन्डिंग जो करेंगे उन्हीं की में होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग नॉन मेटल्स करते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स में ओनली एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन H2, Cl2, F2 बहुत सारे हैं, ये टाइप का ऐसे होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग जब होता है तो बॉन्डिंग जब होगा तो कुछ ना कुछ चीजें ओवरलैप होती हैं, ठीक है। ये ओवरलैप का मतलब ये है कि बॉन्डिंग हुई, तो ये बॉन्डिंग हुई, ओवरलैप हो गई। आर कोवेलेंट आर एक्चुअल। अब देखिए आप, ये जब जैसे ओवरलैपिंग किया आपने तो क्या आर अब एक्चुअली जो होगा रेडियस या जो होना चाहिए या उस आइटम का होगा वो आप मेजर कर पाएंगे? नहीं मेजर कर पाएंगे। जैसे ओवरलैपिंग किया मामला गड़बड़ हुआ, तो लेकिन अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ओवरलैप होते हैं, HH, Cl, Cl, F कोई भी हो, जहां नॉन मेटल में बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहां पे तो फिर ऐसे ही होगा। तो ये हमको तो आइडिया लग गया कि अप्रॉक्सीमेट ये होगा, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं होगा बट अप्रॉक्सीमेट होगा।
तो जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो एक्चुअल से, वो एग्जैक्ट वाले से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि ये ओवरलैपिंग की वजह से आर विल बी लेस देन एग्जैक्ट और एक्चुअल रेडियस से कम हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा बेटा आता है मेटैलिक रेडियस, जिसमें मेटैलिक बॉन्ड बनेगा, उसको बोलेंगे मेटैलिक रेडियस। मेटैलिक मेटल्स में बनेगा, कुछ कहना ही नहीं है। मेटल्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को छोड़ो आप, बस कुछ बार बार कहना नहीं, पी ब्लॉक को छोड़ो, पी ब्लॉक में खिचड़ी है, या मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड सारे हैं, बाकी सब मेटल हैं, सब मेटैलिक रेडियस। अच्छा, इसको मैंने लिखा देखिए, टेकन एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। पहले से जानते हैं, इसमें क्या नया है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करना है, दैट इज रेडियस सेपरेटिंग द मेटल कोर, सेपरेटिंग द मेटल कोर इन द मेटेलिक क्रिस्टल्स। कोर CORES, कोर्स को कर्नल भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में, कर्नल या कोर। तो जो मेटल होते हैं उसमें कोर और कर्नल्स होते हैं, तो वो जो दो कोर को, मेटल कोर्स को, एक प्रकार का गोला है ये बेटा, अभी आपको हम बना के दिखा देता हूँ। आइए आइए बेटा, देखिए मेटल कोर की बात हो रही थी, तो मैंने जैसे ये ले लिया है मेटल का, ये कापर का प्लेट है, ठीक है, ये कापर की जो है, कापर की प्लेट है, कापर प्लेट, कापर सीट, कुछ भी ले लिया, एक आयताकार है ये ले लिया, कुछ भी हो डिजाइन, उससे हमको में लेना नहीं है, वर्गाकार, आयताकार, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नो लेना देना नहीं। बस हमको ये समझना, जैसे कापर की है, तो कापर के बीच में आपने ये देखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसी का निकला तो प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर फैल जाता है जब तक इसमें करंट नहीं दौड़ रही है। जैसे आपने प्लस माइनस के वायर टच करते हैं तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में लगते हैं, जिसको बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, जैसे आप बोलते हो गाड़ी में जो आपका व्हील होता है उसका अलाइनमेंट खराब हो गया, तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स जो डायरेक्शन है उसी में होना अलाइनमेंट होता है, और इधर उधर रैंडम हो जाता है। तो जैसे करंट लगती है तैसे सबको इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ना, बताओ आप, तो इलेक्ट्रॉन से ही तो करंट होती है। तो जैसे इनको फ्लो करने के लिए पोटेंशियल आप लगाते हो, तैसे ही ये एक लाइन में आ जाते हैं और वैसे घूमते रहते हैं। तो ये देखो आप यहाँ से घूम रहे हैं, तो ये जो गोला बन रहा है एक्चुअली, इसमें भी ओवरलैपिंग होती है। ये ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली इससे टच करे, ये एक्चुअली ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ओवरलैपिंग जो हो जाती है बेटा, उसकी वजह से अब फिर यहाँ पे एक्चुअल आप नहीं ले पाओगे। मेटेलिक रेडियस आल्सो विल बी लेस देन एक्चुअल रेडियस। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट में जितना ओवरलैपिंग होती है उससे कम ओवरलैपिंग यहाँ होती है। कोवेलेंट में बहुत अच्छा प्यार होता है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग हुआ है, और इसमें उतना अच्छा प्यार नहीं है जो ओवरलैपिंग है। तो इसकी रेडियस काफी हद तक ज्यादा सही आएगी, एक्चुअल के नियरेस्ट होगी, और कोवेलेंट वाली एक्चुअल से बहुत दूर थी। इसलिए बेटा ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप, आर एक्चुअल सबसे ज्यादा, फिर आर मेटेलिक है ये, और फिर सबसे कम है आर कोवेलेंट। तो आर कोवेलेंट सबसे कम होगा, आर मेटेलिक उससे ज्यादा, एक्चुअल तो सबसे ज्यादा है ही। ठीक है, यानी मेटेलिक रेडियस जो होगी वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है, एक्चुअल से दोनों कम है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं वंडरवाल रेडियस। आ जाइए भाई जरा देख लीजिए इधर, वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस कोलिजन रेडियस भी बोलते हैं। कोलिजन रेडियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोलाइड करते हैं। ये निकाले जाते हैं नोबेल गैसेज, मेनली फॉर नोबेल गैसेज, उसके लिए हम सब वंडरवाल कंसीडर करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जितने भी नोबेल गैसेज वाले मेंबर हैं सबके लिए। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये है जरा देखिए, जैसे हीलियम कोई बॉन्ड नहीं बनाता, नियॉन कोई बॉन्ड नहीं बनाता, ये He2 या Ni2 कहीं आपने सुना है नहीं। जैसे हाइड्रोजन की 2 होता है डाई एटॉमिक फॉर्म में, हीलियम क्या डाई एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक होता है, पता नहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीलियम मोनो एटॉमिक है नहीं, और मोनो एटॉमिक है, इसलिए जो है दो लोगों को आपको अगर मेजर करना है तो टच कराना पड़ेगा, कोलाइड कराना पड़ेगा, जबरदस्ती उनको कुछ टॉफी चॉकलेट देके बोलो कि आके आसपास खड़े हो जाओ भाई, नाप लेना है आपका। ठीक है, तो इनको दोनों को पास पास ला के हमने खड़ा किया है, अपनी मेजरमेंट की वजह से ऐसा किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, किसी तरीके से जुगाड़ उगाड़ लगा के
लाके खड़ा कर दिया। अब ये केवल टच कर रहे हैं, ओवरलैप तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों में इंटरनली कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप, लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इनमें कोई मोहब्बत नहीं है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम अकेले रहेंगे। तो जो है हमने कहा थोड़ी देर खड़े हो जाओ आप। तो ये टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल रेडियस है वो मिलेगी आपको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सरफेस टच कर रहा है बस। तो एक्चुअल रेडियस और वंडरवाल रेडियस दोनों सेम होती है, मेटेलिक कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल से कम होते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल सभी में हम आर्डर बनाए तो एक्चुअल वंडरवाल सबसे ज्यादा हो गई और इससे कम हो गया बेटा आर मेटेलिक, और सबसे कम हो जाएगा आर कोवेलेंट, ठीक है। तो एक्चुअल वंडरवाल के बराबर होती है, मेटेलिक और कम हो जाएगी, कोवेलेंट सबसे कम। तो ये 3 टाइप की रेडियस थी जो एटॉमिक रेडियस में आती हैं, वो हमने कर लिया, ठीक। कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस केवल कैटायन और एनायन पार्टिकुलर देखे जाते हैं, वहां कोई बॉन्डिंग की बात नहीं होती, या आयनिक बॉन्ड की वजह से नहीं आता। आयनिक बॉन्ड मैंने बताया कि गलत हो जाएगा, बिकॉज सेम आइटम के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, मेटल और नॉन मेटल में बनता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 2 अलग अलग लोगों के आएंगे, फिर वहां पे आप रेडियस नहीं ले पाओगे एक का, ठीक। हाँ बेटा, आइए बेटा देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस को, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित होता है, एटॉमिक रेडियस में चेंज आता है। तो पहला है नंबर ऑफ सेल। सेल बढ़ाने घटाने से रेडियस बदलेगी, श्योर है बदलेगी। अगर बढ़ा दोगे तो रेडियस ज्यादा हो जाएगी, कम कर दोगे सेल तो रेडियस कम हो जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स बढ़ेंगी रेडियस बढ़ेगा, और घटेंगी तो घटेगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो आपको, जरा सा भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि खुद आप एनालाइज करना चाहते हो तो तुरंत उसका डिजाइन बनाइए, बिकॉज एटम पढ़ रहे हैं हम, तो एटम बार बार मुझे बनाना चाहिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप एटम बनाइए कि न्यूक्लियस है, उसके बाद बहुत सारे सेल हैं, ऐसे बनाते जाइए, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि सेल जब बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। यानी एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली हो जाएगा नंबर ऑफ सेल्स के, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी लेक्चर में तो तुरंत आप कमेंट करिए 24/7, ठीक है। 24/7 आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या कैसे हुआ है, कहीं भी लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो। एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली हो गया, सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे आ जाइए, जिसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हो, या शार्ट में हम ENC बोल देते हैं। तो एटॉमिक रेडियस इनवर्सली हो जाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना अच्छे से खींचेगा, ताकत लगा के जब खींचेगा तो आपकी न्यूक्लियस या गोला आपका सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस खींचेगा, पावरफुल होगा, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा और रेडियस घट जाएगी। मतलब ये है कि ये दोनों इनवर्स में है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो रेडियस घटती है, ठीक। तीसरा फैक्टर है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बैलेंस और न्यूक्लियस के बीच वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन तो रिपेल कर रहे हैं बाहर वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन को। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा, न्यूक्लियस से उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी रेडियस बढ़ जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट के, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो सपोर्ट कर रही है, रेडियस बढ़ा रही है, गोला का साइज बढ़ा रही है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग नेक्स्ट फैक्टर है। बॉन्डिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कोवेलेंट टाइप का बॉन्डिंग हो गया, बहुत ज्यादा लगाव है तो बहुत ज्यादा पकड़ के उनको आपने कर लिया, और अगर भेंट लिया, और अगर बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है तो आप हाथ मिलाते हो, और उससे भी कम है तो आप हल्लो करते हो, ठीक है। और एकदम बॉन्डिंग है नहीं तो देखते हो, निकल लेते हो, बोलते हो इससे मिलो नहीं, समझ रहे हो आप। तो ये कहने का मतलब बॉन्डिंग पे ही भी डिपेंड कर रहा है। बहुत भयंकर वाली बॉन्डिंग हो गई तो रेडियस कम हो जाएगी, ठीक है, रेडियस घट जाएगी। जैसे कोवेलेंट का सबसे कम हो गया, वंडरवाल का सबसे ज्यादा हो गया, मेटेलिक बीच में है, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर आगे आते हैं हम सब। हेलो बेटा, देख लीजिए इसको, नेचर ऑफ चार्ज को।
ये फिफ्थ फैक्टर है आपका जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट कर रहा है। इसमें मैंने ये बताया कि जो है एटॉमिक रेडियस अगर सेम में देखा जाए, सेम एटम में, तो उसके ऊपर चार्ज निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा तो माइनस। इससे आने से चेंजेस क्या आते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, तो प्रोटॉन तो रिमूव कर नहीं रहे हो, प्रोटॉन वही है जो अभी न्यूक्लियस में था, ठीक है। तो प्रोटॉन में कोई चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, सिकुड़ जाएगा गोला, आपका एटम का साइज घट जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइज घट जाएगा, थोड़ा सा घटेगा लेकिन घटेगा, और थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब वीक हो रहा है, खींचने की ताकत वीक है, तो गोला बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो है एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज आएंगे, सेम टाइप ऑफ एटम है, एक ही एटम एलिमेंट है, उसी में चार्ज बढ़ा घटा रहे हो, तो ये ऑर्डर है। बेस्ट एग्जांपल है आयोडीन का, कई बार एग्जाम्स में आया है, आपने बुक्स में लगाया होगा, कई अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। अभी आपका नीट हुआ है, जेईई मेंस हुआ है, लीट में, तो बहुत सारे बोर्ड के जो बच्चे थे वो खुद लगाए होंगे तो उनको मिला होगा। समझ रहे हो आप? और इधर बेटा जो है, अगर मैं बहुत सारे डबल माइनस कर दूं, सिंगल माइनस, या डबल प्लस कर दूं, या ट्रिपल माइनस ट्रिपल प्लस कर दूं, तो भी वही फंडा चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी में कांस्टेंट रह रहे हैं और इलेक्ट्रॉन में चेंजेज होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो प्रोटॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, गोला आपका छोटा होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे अगर, तो प्रोटॉन कम है, इसके रिस्पेक्ट में प्रोटॉन कम होंगे, प्रोटॉन कम होंगे तो फिर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, सॉरी, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो, ठीक है। तो एक्सपेंशन यानी गोला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, प्रोटॉन वही है अभी भी, प्रोटॉन में कोई चेंज, क्योंकि न्यूक्लियस में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते आप, न्यूक्लियस वही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहेगा, उसका जो एक्स का था वही एक्स डबल माइनस का भी प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसलिए साइज बढ़ जाएगी। ये जनरल आप फंडा रखो कि जितना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यानी नेगेटिव चार्ज जितने आएंगे उतना साइज बढ़ेगी, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना घटेगा। चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी केस आए तो वहां भी मोस्टली यही करेक्ट होता है, जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज बड़ी होगी, और जितना प्लस का आ जाएगा उतना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। आइए बेटा देख लेते हैं अभी जो है पीरियड और ग्रुप में क्या कैसे चेंज आता है एटॉमिक रेडियस में, ठीक है। फाइनली लास्ट जो है एटॉमिक रेडियस का वो पॉइंट देखते हैं। पीरियड में एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आते हैं? तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है बेटा अप टू हैलोजेंस, ठीक है, बट इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेज इन ईच पीरियड। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अप टू हैलोजेंस बट इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर नोबल गैसेज इन ईच पीरियड। नोबेल गैस के लिए मैक्सिमम होता है, हैलोजेंस तक घटता जाता है, अप टू हैलोजेंस, ठीक है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि वहां तक जो है एटॉमिक रेडियस आपका वो बढ़ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला रहा है तो एटॉमिक रेडियस घटता चला जा रहा है। सेल वही है, कांस्टेंट है, आप जान ही रहे हो, सेल पीरियड में चेंज होती नहीं है, बट इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर नोबेल गैसेज। नोबेल गैस में मैक्सिमम क्यों होती है? तो उसका रीजन ये है कि नोबेल गैस के लिए हम कंसीडर करते हैं वंडर वाल रेडियस, ठीक है। नोबेल गैस के लिए जो है वंडर वाल रेडियस कंसीडर होती है, वंडर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस के बराबर होती है, इसलिए नोबेल गैस का जो है ईच पीरियड में मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चाहे यहाँ पे आप एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, बिकॉज फॉर नोबेल गैसेज, because for novel gases van der Waal radius is considered, ठीक है। van der Waal radius is considered that is equal to actual radius, ओके, समझ गए ना आप। तो ये बात मेंशन करने से इतना तो दिमाग में आ ही जाएगा कि जो है
क्यों नोबल गैस का अचानक बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ वंडरवाल रेडियस और एक्चुअल रेडियस होने की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है ग्रुप में। तो ग्रुप में बेटा डिक्रीज करती जा रही है एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज सॉरी बोल डिक्रीज तो इसमें करेगी, ग्रुप में इंक्रीज होता है। रीजन है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ जाएगा। तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया इसमें, ठीक है। इसमें कोई और बात नहीं है, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इंक्रीज करती जाएगी, नीचे वाले की रेडियस सबसे बड़ी होगी और ऊपर वाले एलिमेंट की सबसे रेडियस कम होगी, छोटी होगी साइज, ठीक है। तो ये फाइनली इसका पीरियड में और ग्रुप में हमने देख लिया क्या चेंजेस आते हैं एटॉमिक रेडियस का। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इतना आप रिवाइज करो, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके। Thank you.